ओके। तो आप लोग सब बढ़िया हो? स्कूल स्टार्ट होने लगा है क्या किसी का? क्योंकि अब तो आई थिंक स्कूल से भी आपको नोटिफिकेशन आ गए होंगे ना कि क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। हाँ, वही ऑनलाइन क्लासेस। टाइमिंग क्या रह रहा है आपके ऑनलाइन क्लासेस का स्कूल में? ओके। चलिए, कल आज मैं जहां तक पढ़ा लूंगा ना, इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ठीक है, इस बार सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं रखेंगे। वी विल कंडक्ट द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। 9 to 11, 2 to 3, 6 to 7 PM। ओके। और रवि, कैसे अटेंडेंस वगैरह कैसे लेते हैं स्कूल में? क्या प्रोसेस है उनका? स्टडी बेस ऐप और क्लास होती है, अटेंडेंस ऑटोमेटिक। अच्छा, मतलब वो ऐप। ओके ओके, वी आल्सो हैव दैट काइंड ऑफ ऐप। उस पे मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करते होंगे ना। दे वोंट गो लाइव इन इट। लाइव नहीं पढ़ा रहे होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ा रहे होंगे। अच्छा, लाइव भी होती तो उसमें आई थिंक आप अपना शायद वीडियो नहीं शो कर पाते होंगे। चैट के ऑप्शन रहते होंगे कि आपको अगर टीचर से बात करनी है तो यू हैव टू यूज चैट ऑप्शन। ओके, चलिए गुड। चैट इज नॉट देयर डायरेक्टली, बस वीडियो के थ्रू आपको इंटरेक्ट करना है। ओके। इस संडे शायद हो सकता है कि हम आप लोगों को ऐप इंस्टॉल करवाएं। इफ इट वर्क्स, अगर हमें लगता है उसकी जरूरत होगी तो हम आपको ऐप इंस्टॉल करवाएंगे CICA का। ओके एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। देखिए, ऑर्डिनल अप्रोच से इक्विलिब्रियम हमने किस तरह से पढ़ा है, अगर हम एक बार रिवाइज करें तो ऑर्डिनल अप्रोच से इक्विलिब्रियम समझने के लिए सबसे पहले हमने बजट लाइन का कंसेप्ट समझा। फिर हमने इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट समझा। और अब हमें इन दोनों कंसेप्ट्स को एक साथ यूज करके नाउ वी हैव टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल अप्रोच। मतलब इन दोनों कंसेप्ट की मदद से अब हम फाइनली क्या करेंगे, ऑर्डिनल अप्रोच में इक्विलिब्रियम समझेंगे। ठीक है। बजट लाइन तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ ही गई है। हमें पता चल गया है कि बजट लाइन से एक्चुअली हमें उन सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में पता चलता है जो कि हम गिवन इनकम में खरीद सकते हैं। इवन हमने ये भी देखा कि बजट लाइन के ऊपर जो कॉम्बिनेशंस आते हैं, दे इनकर एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम। जो कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली ऑन द बजट लाइन होते हैं वो कितना खर्चा कराते हैं, इनकम के बराबर का खर्चा कराते हैं। ठीक है। This is important for finding equilibrium, that all the combinations which are exactly on the budget line will incur expenditure equal to consumers income. जो कॉम्बिनेशंस एग्जैक्टली बजट लाइन के ऊपर होते हैं वो इनकम के बराबर का खर्चा कराते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक हमें अभी बेस्ट कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ओके। फिर कल हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट पूरा कर लिया था। सबसे पहले क्लास में तो हमने ये समझा था इंडिफरेंस कर्व की कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो x और y के उन कॉम्बिनेशंस को आपको शो करता है जो कॉम्बिनेशंस आपको क्या देंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। So that curve is basically called as indifference curve. Okay, ये हम लोगों ने समझ लिया था। फिर हमने ये भी समझा था कि जब हमें इंडिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ऑब्टेन करना होता है तो x की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए y की सर्टेन यूनिट्स हमें सैक्रिफाइस करनी होती है। और इनिशियली जब y की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है तो हम y को आराम से बहुत सारा सैक्रिफाइस कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे x को बढ़ाते बढ़ाते y कम होता जाता है, सिमिलर पॉइंट ऑफ टाइम पर y को सैक्रिफाइस करने की हमारी जो विलिंगनेस है वो भी कम होती जाती है। ठीक है। यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है
वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है, डिमिनिशिंग होता है। द एमआरएस इज डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग एमआरएस का मतलब ये है कि वाई को सैक्रिफाइस करने की विलिंगनेस कंटिन्यूसली डिमिनिश होगी। ठीक है, ये हमने समझ लिया था। एमआरएस की डेफिनेशन भी हमने लिख ली थी, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन भी हमने लिख ली थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था, दैट वाज कि इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है ना, कल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था हमने, एंड दैट टॉपिक वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडिफरेंस कर्व के, आप में से किसी को याद हो तो क्या आप लोग मुझे माइक पर बता सकते हैं, दैट व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व? एनी वन ऑफ यू, if you can explain me on mic? इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बताएगा भाई? चार्वी बता सकती है, ओके। और कौन बता सकता है, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व? आप देख के भी बोलोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप जब समझाएं तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि आपको समझ में आ गया है। रवि, चलिए रवि से बात करते हैं, पहले रवि से पूछते हैं। हाँ रवि, बताओ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडिफरेंस कर्व के? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रवि। सर इंडिफरेंस कर्व के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है उसके जैसे पैरेलल में ना कन्वेक्स शेप में रहेगा। एंड कॉन्वेक्स शेप में रहेगा, ठीक है। द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ड्यू टू डिमिनिशिंग ऑफ एमआरएस बिकम्स कन्वेक्स टू ओरिजिन। मीन्स ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ओरिजिन है उसके कन्वेक्स में जो कर्व रहेगा वो उसके कन्वेक्स शेप में रहेगा उसके पैरेलल में। ठीक है। Second characteristic है when more than one indifference curve is drawn on the same graph, then such graph is called as indifference curve map. अगर एक ही ग्राफ पे एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाया जा रहा है तो हम उस ग्राफ को इंडिफरेंस कर्व मैप बोलेंगे। ओके, ठीक है। थर्ड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है ऑन एन इंडिफरेंस कर्व मैप द कर्व विच इज इन द राइट विल शो द कॉम्बिनेशन दैट विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे हम एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं उसमें अगर एक से ज्यादा मीन्स को शो कर रहे हैं तो उसमें जो ओरिजिन से फार होगा मीन जो राइट साइड में होगा ना राइट साइड में उस होगा, ओके। उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो लेफ्ट वाले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि द टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेदर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो हम लोग इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे वो कभी भी एट द सेम पॉइंट वो मीट नहीं करेंगे, उन ठीक है। दोनों में एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच एनी ऑफ द एक्सेस। जो इंडिफरेंस कर्व है किसी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि अगर दोनों में से किसी को भी टच करेगा तो एक कमोडिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। एक नहीं और है। कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई थी, एक और ये है कि इंडिफरेंस कर्व मे नॉट बी पैरेलल टू मे ईच नॉट बी अदर। पैरेलल। अगर आपने दो इंडिफरेंस कर्व ऐसे बना दिए जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं नजर आ रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ लिया था कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और फाइनली इंडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है। जो इंडिफरेंस कर्व का कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइनली इक्विलिब्रियम समझने में आज मदद करेगी, वो कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इंडिफरेंस कर्व मैप जो होता है उस पर जो कर्व राइट में होता है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, और जो कर्व लेफ्ट में होता है वो कंपैरेटिवली कम सेटिस्फैक्शन देता है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोगों ने समझ लिया था, क्योंकि आप लेफ्ट आईसी वाले कॉम्बिनेशन और राइट आईसी वाले कॉम्बिनेशन को अगर कंपेयर करोगे तो राइट आईसी वाले कॉम्बिनेशन में कम से कम एक कमोडिटी की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। That's why it happens. We can say that the combinations on the right IC will give you the higher level of satisfaction in comparison to the combinations on the left IC. Okay, ये हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो अब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों का यूज करके फाइनली हमें इक्विलिब्रियम समझना है। नाउ वी हैव टू सी कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव हो सकता है, ठीक है। मैं बोर्ड ऑन कर देता हूं। ओके, so let me share the screen.
ब्लैंक बोर्ड ले लेते हैं। एवरीवन ध्यान देना। सो फाइनली टुडे वी विल कंक्लूड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल अप्रोच। अब आज हम फाइनली ऑर्डिनल अप्रोच से इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट होता है ये हम समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए ऑर्डिनल अप्रोच से इक्विलिब्रियम समझने के लिए हमें क्या करना होता है, ध्यान देना। ऑर्डिनल अप्रोच से इक्विलिब्रियम समझने के लिए सबसे पहले जिन भी दो कमोडिटीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं उन कमोडिटीज के बीच में डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स क्या हो सकते हैं, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो सपोज एक्स और वाई को हम कंज्यूम कर रहे हैं और एक्स और वाई के बीच में अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स क्या हो सकते हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे कि एक ये इंडिफरेंस कर्व हमारे सामने आ गया IC1, एक ये इंडिफरेंस कर्व हमारे सामने आ गया दैट इज IC2। दो से ज्यादा भी हम बना सकते हैं यहां पर, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम दो बना करके ही सारी चीजें समझाएंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई कमोडिटी के बीच का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स और वाई के बीच में अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स कौन से हो सकते हैं दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो हमने एक इंडिफरेंस कर्व आइडेंटिफाई किया IC1 और एक इंडिफरेंस कर्व हमने आइडेंटिफाई किया दैट इज IC2। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम एक्स और वाई को खरीदने के लिए ये देखेंगे कि क्या बजट लाइन हो सकती है। डेफिनेटली अगर एक्स और वाई हमें खरीदना है तो एक्स का कोई सर्टेन प्राइस होगा, वाई का कोई सर्टेन प्राइस होगा और कंज्यूमर की एक स्पेसिफिक इनकम होगी जिसमें उसे एक्स और वाई को खरीदना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेम ग्राफ पर ही एक्स और वाई के लिए क्या बजट लाइन हो सकती है वो बजट लाइन हम बनाएंगे। बजट लाइन बनाना हम सबको आता है, एक्स का कोई गिवन प्राइस होगा उसको इनकम से डिवाइड करके देखो मैक्सिमम क्वांटिटी एक्स की पता करो, इनकम को प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड करके देखो मैक्सिमम क्वांटिटी वाई की पता करो, फिर जो भी दो पॉइंट्स मिले उन पॉइंट्स को फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमें ज्वाइन करना है लाइक दिस, इस तरह से। यहाँ पे टच कर रहा है ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है यार, चलो मैं अच्छे से और बनाने की कोशिश करता हूं। से दिस इज योर बजट लाइन, ये बजट लाइन हमने बनाई। बजट लाइन के केस में हम सब जानते हैं, बजट लाइन के केस में हम सब जानते हैं कि ये वाला पॉइंट हमने कैसे ऑब्टेन किया है, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। क्या शो कर रहा है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाई दैट वी कैन परचेज इन द गिवन इनकम। इसी तरह से जो ये वाला पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस, इसको हम ए मार्क कर लेते हैं, और ये क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एक्स दैट वी कैन परचेज इन द गिवन इनकम। सो ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के लिए हमने क्या किया, ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के लिए सबसे पहले हमने एक्स और वाई कमोडिटी के बीच में इंडिफरेंस कर्व्स को ड्रॉ किया कि कितने तरह के इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं। तो एक इंडिफरेंस कर्व हमें मिला IC1, एक इंडिफरेंस कर्व हमें मिला से IC2, और भी आप बना सकते हो लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ कितने बना रहे हैं, दो बना रहे हैं। ओके, नाउ एक्स और वाई के बीच में क्या बजट लाइन हो सकती है, वो बजट लाइन हम सेम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। वी ऑल नो दैट बजट लाइन बनाने का तरीका क्या होता है, आप इनकम को पहले प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड करके देखो, इससे आपको मैक्सिमम क्वांटिटी एक्स की पता चलेगी, उसे आप एक्स एक्सिस पे मार्क कर लो। फिर इनकम को प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड करके देखो, इससे मैक्सिमम क्वांटिटी वाई की पता चलेगी, उसे आप वाई एक्सिस पे मार्क कर लो। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने पर जो लाइन आपको मिलेगी दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज बजट लाइन। इसे हम क्या बोलेंगे, बजट लाइन बोलेंगे। ठीक है, वी ऑल नो दिस थिंग। अब कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, हम जानते हैं इस ग्राफ पर मनमान सारे कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बट कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा इसे समझने के लिए हम तीन कॉम्बिनेशंस को यहां पर लोकेट करते हैं। एक कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं P कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन में लेता हूं Q कॉम्बिनेशन, और एक कॉम्बिनेशन में लेता हूं R कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मैं आप ही लोगों से सवाल पूछूंगा और आप ही लोग फाइनली मुझे आंसर करके बता देंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले मैं बात करता हूं P कॉम्बिनेशन की। लेट्स टॉक अबाउट दिस P कॉम्बिनेशन। मुझे बताइए P कॉम्बिनेशन ऑन द बजट लाइन है या नहीं है, इट इज ऑन द बजट लाइन और नॉट। रिप्लाई करके बताओ मुझे कि जो P कॉम्बिनेशन है वो बजट लाइन पर है या नहीं है। ठीक है,
अब अगर पी कॉम्बिनेशन बजट लाइन पर है तो कितना खर्चा कराएगा ये? हाउ मच एक्सपेंडिचर कंज्यूमर विल मेक ऑन दिस पी कॉम्बिनेशन? रिप्लाई करके बताइए कितना खर्चा कराएगा पी कॉम्बिनेशन? इफ इट इज ऑन द बजट लाइन then how much expenditure will P combination incur? जी हाँ, equal to consumers income. ठीक है, बिल्कुल सही, चारवी, निशित, काजल। ओके, तो P कॉम्बिनेशन बजट लाइन पर है, खर्चा कितना कराएगा ये? इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम। मुझे ये भी बताओ कि जो P कॉम्बिनेशन है वेदर इट इज ऑन द राइट आईसी और इट इज ऑन द लेफ्ट आईसी। राइट आईसी पर है कि लेफ्ट आईसी पर है, ये बताओ मुझे। इट्स ऑन राइट आईसी और इट इज ऑन लेफ्ट आईसी। लेफ्ट पर है, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? इट विल गिव हायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और लेस? कम सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है, बिल्कुल सही। आपने ये जो भी बातें मुझे बताई ये मैं कहीं पर लिख लेता हूं। ओके, चलिए तो इसको अपन लिख लेते हैं कहीं पर। थोड़ा जूम छोटा कर देते हैं ताकि बोर्ड पे सेम डायग्राम के साथ जगह मिल जाए। ओके, तो P कॉम्बिनेशन के बारे में हम लिख लेते हैं that P combination is on the budget line, so that's why it will incur expenditure equal to consumers income, and as this P combination is on the left IC, that's why it will give lesser satisfaction. इसीलिए इसमें satisfaction क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अब मैं बात करता हूं R कॉम्बिनेशन की। मुझे बताओ R कॉम्बिनेशन बजट लाइन पर है या नहीं है? इट इज ऑन द बजट लाइन और नॉट? बताओ। बजट लाइन पर है, ये भी कितना एक्सपेंडिचर कराएगा? हाउ मच एक्सपेंडिचर दिस R कॉम्बिनेशन विल इनकर? इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम। ठीक है, ओके, इनकम टू इनकम, ठीक है, समझ गया मैं काजल, आप इक्वल टू इनकम लिखना चाह रहे होंगे। चलिए मुझे बताओ R कॉम्बिनेशन राइट आईसी पर है कि लेफ्ट आईसी पर है? वेदर दिस R कॉम्बिनेशन इज ऑन द राइट आईसी और इट इज ऑन द लेफ्ट आईसी? इट इज ऑन द लेफ्ट आईसी। सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? Satisfaction will be higher or less? Less satisfaction मिलेगा, ठीक है। इस बात को भी हम लिख लेते हैं कि जो R कॉम्बिनेशन है it will also incur expenditure equal to consumers income। कैपिटल M से डिनोट करते हैं हम इनकम को, तो वही लिख देता हूं मैं यहाँ पे। And at the same time, because this is on the left IC, so that's why it will give लेसर सेटिस्फैक्शन। इसीलिए आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर? लेसर सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्यू कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं क्यू कॉम्बिनेशन की। अब मुझे बताओ आप क्यू कॉम्बिनेशन जो है ये बजट लाइन पर है या नहीं है? रवि ने पहले लिख दिया, साथ साथ रिप्लाई करना है ना। इट्स ऑन द बजट लाइन। ओके, सो दैट्स व्हाई इट विल इनकर एक्सपेंडिचर इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम। But now this Q combination is on the left IC or it is on the right IC? ये left IC पर है कि right IC पर है, ये बताओ आप। It is on the right IC. Okay. अब right IC पर है तो इससे satisfaction कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? ज्यादा satisfaction मिलेगा। Okay, अब मैं इस बात को भी लिख लेता हूं। Let's write this thing also. Q combination के बारे में हम लिखते हैं कि Q combination जो है, क्योंकि ये भी बजट लाइन के ऊपर है, that's why it will incur expenditure equal to consumers income, but as this Q combination is on the right IC, so that's why it will give us greater amount of satisfaction। इससे हमें ज्यादा satisfaction मिलेगा। ओके, सो अब तीनों कॉम्बिनेशन को कंपेयर करते हैं हम। P Q R, रिप्लाई करके बताना मुझे P Q और R तीनों कॉम्बिनेशंस पर खर्चा कितना हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन ऑल दीज थ्री कॉम्बिनेशंस? हाउ मच एक्सपेंडिचर कंज्यूमर इज मेकिंग? इक्वल टू इनकम। इनकम के बराबर का खर्चा हो रहा है। अब जब तीनों कॉम्बिनेशंस पर खर्चा इनकम के बराबर हो रहा है तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन कौन सा हमें खरीदना चाहिए इन तीनों में से? व्हाट यू थिंक एज पर यू? यस,
बिल्कुल सही। जब तीनों पे खर्चा बराबर हो रहा है तो हम उस कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे ना जिस कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मिल रहा हो। तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन तो उस कॉम्बिनेशन में मिलेगा जो राइट आईसी पर है, और राइट आईसी पर कौन सा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर क्यू कॉम्बिनेशन है। सो दैट्स व्हाई दिस क्यू कॉम्बिनेशन विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। यही हमारा इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन होगा। ओके अच्छा, अभी तो हमने एक जनरल कंपैरिजन करके बताया है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि यार कोई मैथमेटिकल कंडीशन बताओ कि इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन के लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी, तो हम ऐसा बोलेंगे, ये मैं आपको बोल के बता रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं मैं, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। हम ऐसा बोलेंगे कि जिस कॉम्बिनेशन पे, अगर आपको ग्राफ पर ये समझना है ना बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व्स को एक साथ बनाने के बाद कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो आप ये देखना जिस कॉम्बिनेशन पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होती है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जिस कॉम्बिनेशन पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होती है वो कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के क्या है, टेंजेंट है, टच करते हुए निकल रही है। सो दिस क्यू कॉम्बिनेशन विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन. So this is the mathematical condition for consumer's equilibrium and ordinal approach, that the particular combination at which budget line is tangent to indifference curve, that particular combination is the best combination, is the equilibrium combination. ठीक है, चलिए यहां तक जो मैंने अभी आपको बताया ये आपको समझ में आ गया क्या? एक बार मुझे रिप्लाई करके बताइए, ये जो मैंने आपको समझाया है ये आपको समझ में आ गया है क्या? ओके चलिए गुड, ध्यान देना जरा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एक कॉम्बिनेशन मार्क कर दूं, यहां पर से मैंने ये कॉम्बिनेशन मार्क किया, एस कॉम्बिनेशन, इस एस कॉम्बिनेशन को हम बेस्ट कॉम्बिनेशन क्यों नहीं कहेंगे? टेल मी दिस, व्हाई आई कांट से दैट दिस कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन? क्यों नहीं बोलेंगे हम, बताओ क्या रीजन होगा इसका? कोई माइक पे बताना चाहेगा क्या? ओके, लेस सेटिस्फैक्शन, लेस देन द कंज्यूमर्स इनकम। देखिए इनकम वाली बात तो है ही सही कि जितना पैसा खर्च करना है उतना तो पैसा खर्च हो नहीं रहा, पहली बात, और दूसरी बात ये तो लेफ्ट आईसी पर है तो ये तो क्या करेगा, कम सेटिस्फैक्शन देगा। तो अच्छा ठीक है, मैं एक और कॉम्बिनेशन मार्क करता हूं, ये मैंने मार्क किया टी कॉम्बिनेशन। मुझे बताओ ये टी कॉम्बिनेशन ये तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा ना, तो क्या ये बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता? क्या ये बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता? मोर एक्सपेंस देन इनकम, हाँ बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ठीक है ये राइट आईसी पर तो है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में जो खर्चा हो रहा है वो इनकम से ज्यादा का हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन तो हम क्या नहीं कर सकते, खरीद ही नहीं सकते। दिस इज नॉट इन अवर बजट, ये तो हमारे बजट में नहीं। ओके चलिए एवरीवन, तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? हम बोलेंगे वो कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा जिस पर जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व के क्या होगी, टेंजेंट होगी। दैट कॉम्बिनेशन विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ध्यान देना जरा, ये जो मैथमेटिकल कंडीशन है ना इसे एक और तरह से भी लिखा जाता है। अब वो दूसरा तरीका क्या है लिखने का, उसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा कुछ समझा दूं, ठीक है? मुझे आप ऐसे स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, अब सब जने मुझे आप ना ऐसे जनरली देख करके बताओ कि ये आपका इंडिफरेंस कर्व है और ये आपका बजट लाइन है। ऐसे बिल्कुल ऐसे लॉजिकली देख के बताना है आपको मुझे कि इस समय जो मैंने हाईलाइट किया है एरिया, उस समय आपको इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ज्यादा लग रहा है या बजट लाइन का स्लोप ज्यादा लग रहा है? किसका स्लोप ज्यादा है? स्लोप का मतलब यू ऑल नो दैट ढलान। तो किसकी ढलान आपको ज्यादा लग रही है, बजट लाइन की या इंडिफरेंस कर्व की? निशित सेज इंडिफरेंस कर्व, मोहन सेज बिल्कुल सही। ऐसे देख के पता चल रहा है कि हाँ भैया बजट लाइन की ढलान कम है और इंडिफरेंस कर्व की ढलान ज्यादा है। अच्छा सुनना ध्यान से, हम सबको पता है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो स्लोप किसकी वजह से बना है? वो स्लोप बना है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण। तो इसीलिए मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं दैट स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व
धीरे धीरे स्लोप बाद में गायब ही हो जाता है। जब एट द एंड हम x को बढ़ाने के लिए y कम करने से मना कर देते हैं ना, तो इंडिफरेंस कर्व की ढलान गायब ही हो जाती है। ये जो मैंने एरिया हाईलाइट किया, इसमें आपने मुझे बताया कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ज्यादा है, बजट लाइन का स्लोप कम है। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो मैं इस एरिया के लिए लिख सकता हूं दैट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज ग्रेटर देन px अपॉन py। दोनों ही स्लोप नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे होते हैं, तो दोनों ही स्लोप नेगेटिव होते हैं, इसीलिए माइनस का साइन यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं। अगर माइनस का साइन लगाएंगे तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के साथ भी लगाना होगा, px अपॉन py के साथ भी लगाना होगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मैंने एरिया शेड किया था, इस शेडेड एरिया में आप ही लोगों ने मुझे बताया कि सर आईसी का स्लोप ज्यादा है, बजट लाइन का स्लोप कम है। आईसी का स्लोप डिसाइड होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, और बजट लाइन का स्लोप हम लोगों ने डिराइव किया था px अपॉन py होता है। तो मैं शेडेड रीजन के अंदर ये लिख सकता हूं दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ px अपॉन py, दैट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जरा ध्यान देना, मुझे रिप्लाई में बताना आप लोग। अब मैं ये एक और शेडेड रीजन आपके सामने ला रहा हूं, दिस वन। इस शेडेड रीजन में मुझे बताओ अब किसका स्लोप ज्यादा है, इंडिफरेंस कर्व का या बजट लाइन का। ये जो दूसरा शेडेड रीजन मैंने आपके सामने रखा है, इस शेडेड रीजन में मुझे बताओ किसका स्लोप ज्यादा है। अब बजट लाइन का स्लोप ज्यादा है, बिकॉज वी नो दैट वो एमआरएस के डिमिनिशिंग होने के कारण अब आईसी का स्लोप तो क्या होता जा रहा है, गायब ही होता जा रहा है ना। किसका स्लोप ज्यादा है, बजट लाइन का स्लोप ज्यादा है। ठीक है, तो इन दिस एरिया आई कैन राइट इट लाइक दिस, that now the slope of the indifference curve is less than the slope of the budget line. Okay. अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जब थोड़ी देर के लिए बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट हो जाएगी, जब थोड़ी देर के लिए बजट लाइन आईसी के क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, तब किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा एट दिस पॉइंट Q? What will happen to the slope? क्या किसी का स्लोप ज्यादा या किसी का कम होगा, या स्लोप इक्वल होगा? Constant. That means what I can understand, you guys are want to say that कि सर इस Q कॉम्बिनेशन पर जब थोड़ी देर के लिए दोनों लाइंस एक दूसरे को टच करेंगी, उस समय तो दोनों की ढलान क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। Yes. जिस समय हम बेस्ट कॉम्बिनेशन पर होते हैं, जब बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होती है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व बिकम्स इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो बजट लाइन के स्लोप के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल कंडीशन हमने बोली थी, एक तो हमने ऐसे कहा था कि भैया जिस कॉम्बिनेशन पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट हो ना, वो कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। सेम कंडीशन को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जिस कॉम्बिनेशन पर बजट लाइन का स्लोप और आईसी का स्लोप इक्वल होगा, वो कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। चलिए, यहां तक क्लियर है सबको जो मैंने समझाया? मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनल अप्रोच से इक्विलिब्रियम समझने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले x और y के बीच में अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स क्या हो सकते हैं वो बना लो। फिर सेम ग्राफ पर x और y के आपको इनकम प्राइसेस तो पता होंगे ही सही, तो उनका इस्तेमाल करके आप x और y के लिए बजट लाइन बना लो। फिर हमने तीन कॉम्बिनेशंस को कंपेयर किया, P, Q, R। हमने देखा इन तीनों कॉम्बिनेशंस पर, क्योंकि बिकॉज all these three combinations are on the budget line, that's why they are incurring expenditure equal to the consumer's income. But among all these three combinations, the combination Q is on the writer IC, so that's why it will give higher amount of satisfaction. So if someone asks what is the best combination, we can say that this Q combination is the best combination because it will incur expenditure equal to the consumer's income, but it will give higher amount of satisfaction. हमसे बोला गया यार कोई मैथमेटिकल कंडीशन बताओ, तो हमने कहा ठीक है चलो मैथमेटिकल कंडीशन बता देते हैं आपको। हम कह सकते हैं कि जिस कॉम्बिनेशन पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होगी, वो कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। इस मैथमेटिकल कंडीशन को एक और तरह से भी कहा जा सकता है, हम ये भी बोल सकते हैं, हमने नोटिस किया कि इस बेस्ट कॉम्बिनेशन से पहले इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ज्यादा होता है, बजट लाइन का स्लोप कम होता है। इस बेस्ट कॉम्बिनेशन के बाद इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कम हो जाता है, बजट लाइन का स्लोप ज्यादा हो जाता है। बट पर्टिकुलरली एट दिस बेस्ट कॉम्बिनेशन, एट दिस इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन,
the slope of the indifference curve is equal to the slope of the budget line. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस कॉम्बिनेशन पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के बराबर होता है वही कॉम्बिनेशन आपका इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन होता है. So this is consumers equilibrium through ordinal approach. क्लियर है यहाँ तक की बात? एक बार रिप्लाई करके बता दो चैट में कितना समझ में आ गया है भाई आप लोगों को. परसेंटेज में एक बार रिप्लाई करके बता दो ये जो पूरा टॉपिक मैंने आपको समझाया है कितना समझ में आ चुका है. 100%. वेरी गुड. ओके. अनुष्का 100, रवि 100. स्लोप ऑफ आईसी को डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. बेटा स्लोप को इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्लोप का मतलब होता है कि कर्व की ढलान. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कर्व की ढलान डिफरेंट पॉइंट्स पर चेंज हो रही है, ये असल में है क्या? x को बढ़ाने के लिए y को जितना कम करना पड़ रहा है, यही तो फाइनली इंडिफरेंस कर्व की शेप को बार बार चेंज कर रहा है. और एंड में आकर के हम जानते हैं कि एमआरएस बिल्कुल खत्म ही हो जाता है. आप x को बढ़ाने के लिए y को सैक्रिफाइस ही नहीं करते तो आप देखो स्लोप भी गायब हो गया. तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप किससे बन रहा है? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बन रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, एंड दिस इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई हम आईसी के स्लोप को डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. चलिए, आई थिंक ये समझ में आ गया आपको. ओके, वी हैव टाइम. ओके, सो प्लीज राइट डाउन अ क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखिए. explain consumers equilibrium. Explain consumers equilibrium. Explain consumers equilibrium through indifference curve approach और ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल अप्रोच को ही आईसी अप्रोच भी कहा जाता है. एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू indifference curve approach और ordinal approach. लिख लिया क्वेश्चन सबने? एवरीवन, आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है क्या? चलिए आंसर लिखिएगा. आंसर लिखिए. इन ऑर्डिनल अप्रोच और आईसी अप्रोच, in ordinal approach or IC approach, consumer finds equilibrium. In ordinal approach or IC approach, consumer finds equilibrium at that combination. Consumer finds equilibrium at that combination where budget line is tangent to indifference curve, where budget line is tangent to indifference curve. और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं. In ordinal approach, consumer finds equilibrium at that combination where budget line is tangent to indifference curve, where budget line is tangent to indifference curve, or we can say where slope of budget line, or we can say where slope of budget line is equal to, or we can say where slope of budget line is equal to slope of IC, or we can say where slope of budget line is equal to slope of IC. ठीक है, जिस कॉम्बिनेशन पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होगी वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस कॉम्बिनेशन पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर होगा, दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम. अब ये बात जहां पर आपने खत्म की है ना, उसके बाद ब्रैकेट में इस तरह से भी लिख लो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई.
ठीक है ना, अपन ने शो कर दिया कि ये स्लोप है और ये आईसी का स्लोप है और ये बजट लाइन का स्लोप है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। लिख लिया क्या सबने? ओके, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, इट इज बिकॉज, it is because in the following diagram, it is because in the following diagram, it is because in the following diagram, if we compare the combination P, Q and R, it is because in the following diagram, if we compare the combination P, Q and R, then we will find that, then we will find that we will find that all these three combinations, then we will find that all these three combinations will incur expenditure, all these three combinations will incur expenditure equal to consumers income, all these three combinations will incur expenditure equal to consumers income, but the combination Q, which is on the right IC, but the combination Q which is on the right IC will give greater amount of satisfaction, will give greater amount of satisfaction. ओके, अब इसके बाद आप ये डायग्राम बना लीजिए और इस डायग्राम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये हमने पैराग्राफ में लिख लिया है, ठीक है ना, तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है। हम्म, चलिए सब बना लो और डायग्राम बनाने के बाद आप डायग्राम के साइड में या कहीं पर मेंशन कर लेना, ऐसे आप इन्वर्टेड कॉमा में डाल के Q will be the equilibrium combination, ये आप जरूर लिख लेना कहीं पे, ठीक है। चलिए एक बार सब डायग्राम बना लो, अच्छे से डायग्राम बनाना, डायग्राम की बहुत वैल्यू है। मैं आपको एक बार एक चीज फिर से बता दूं, एमआरएस का भी स्लोप नेगेटिव है, मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी नेगेटिव है और बजट लाइन का स्लोप भी नेगेटिव है, इसलिए हमने दोनों जगह माइनस का साइन नहीं लगाया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। आईसी का स्लोप भी नेगेटिव ही है, आप समझ ही सकते हो, एक्स को बढ़ाते हैं तो वाई को कम करते हैं, तो आईसी का स्लोप भी नेगेटिव ही होता है। एक बार जब आप लिख लें तो प्लीज रिप्लाई मी, डन।
मेरा तो वॉइस ही म्यूट था। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो क्वेश्चन लिखा रहा था मैं एक्चुअली, तो मेरे को एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस, फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस of x and y, from the following combinations of x and y, from the following combinations of x and y, if price of x is 4 rupees, if price of x is 4 rupees and price of y is 1 rupee, and price of y is 1 rupee, then find out, then find out, then find out at which combination, then find out at which combination consumer is in equilibrium. Then find out at which combination consumer is in equilibrium. ठीक है, अगर x और y के ये कॉम्बिनेशंस आपके सामने हैं, प्राइस ऑफ x आपको गिवन है 4 रुपीज, प्राइस ऑफ y आपको गिवन है 1 रुपी, तो बताइए इन सब कॉम्बिनेशंस में से कौन से कॉम्बिनेशन पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। क्या आप में से कोई बता सकता है क्या? एक बार जरा आप इन कॉम्बिनेशंस को देखो, जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं अभी, उन कंडीशंस के बारे में सोचो एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, ए बी सी डी ई या एफ। एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन, बट एक बार आप लोग भी ट्राई करिए। किसी के दिमाग में आ रहा है? क्या कोई बता सकता है कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा? नहीं, डी कॉम्बिनेशन। चारवी, क्या बात है चारवी। चलो चारवी आपको अनम्यूट करते हैं, आप बताओ डी कॉम्बिनेशन क्यों होगा। हाँ चारवी बताओ डी कॉम्बिनेशन क्यों होगा बेस्ट कॉम्बिनेशन। सर हमने सिचुएशन पढ़ी थी कि अगर चेंज अपॉन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई होता है, तो है ना कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। तो पी एक्स था अपने पास 4 और पी वाई था अपने पास 1, तो वो तो हुआ पी एक्स अपॉन पी वाई तो 4 हो गया। और जब हमने सेकंड चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स करा, तो डी वाले कॉम्बिनेशन में 4 अपॉन 1 आ रहा था, तो वो भी 4 की इक्वल हो गया, तो इसलिए डी वाला कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चारवी, वेरी गुड। चलिए तो आप लोग सब क्वेश्चन के नीचे पहले तो ये कॉम्बिनेशन लिख लेना, ठीक है। कॉम्बिनेशंस और प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ, मतलब क्वेश्चन का ही पार्ट है ये, जो पूरा आपको कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं और एक्स और वाई के, और प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई गिवन है, दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आप ये पूरा शेड्यूल, ये पूरा टेबल भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे, तो सॉल्यूशन लिखने के टाइम पर यू हैव टू राइट डाउन दिस शेड्यूल अगेन, एक बार दोबारा से आपको ये शेड्यूल लिखना पड़ेगा। अब हम इस शेड्यूल में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कैलकुलेट करेंगे। पहले पर तो कोई एमआरएस होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले तो कुछ बढ़ाया नहीं गया, कुछ कम नहीं किया गया, ये तो पहला कॉम्बिनेशन था, तो यहाँ पर तो कोई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं है। हमें पता ही है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 30 से 22, डेल्टा वाई कितना है 8 और डेल्टा एक्स कितना है 1। एक्स में तो हर बार 1 का ही चेंज कर रहे हैं। आफ्टर दैट इट इज 6/1, नाउ इट इज 16 से जब 12 हो रहा है, तो डेल्टा वाई कितना है 4 और एक्स में कितना चेंज आया 1। सो एट डी कॉम्बिनेशन इट इज 4/1, एट ई कॉम्बिनेशन दिस इज 2/1 and at that F combination it is 1/1। तो ये तो मैंने लिख दिया MRS। तो ये किसका स्लोप हो गया, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हो गया। अब इसी के आगे ना मैं बजट लाइन का स्लोप भी लिख देता हूँ। वी ऑल नो दैट बजट लाइन का स्लोप होता है -px अपॉन py।
माइनस का साइन लगा देता हूं मैं यहाँ पर। हालांकि आप एक बात और ध्यान रखना कि ये जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है ना एमआरएस, इसके साथ भी माइनस का साइन लगाया जाता है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के केस में भी स्लोप नेगेटिव होता है, एक्स को बढ़ाने पर वाई कम करते हैं। कैलकुलेशंस लिखते समय माइनस का साइन यहाँ पर लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो px अपॉन py किसका स्लोप है? बजट लाइन का। तो बजट लाइन का स्लोप तो हमेशा px अपॉन py रहेगा, दैट मींस 4/1 सभी कॉम्बिनेशंस पर the slope of the budget line will remain as 4/1। चलिए, तो ये हमने अलग अलग कॉम्बिनेशंस पर बजट लाइन का स्लोप क्या होगा ये लिख दिया है। अब हमने ऊपर पढ़ा कि जिस कॉम्बिनेशन पर बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इक्वल होता है वही कॉम्बिनेशन हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम डी कॉम्बिनेशन पर देखें तो डी कॉम्बिनेशन पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या था? 4/1 था। और इस डी कॉम्बिनेशन पर बजट लाइन का जो स्लोप है वो भी क्या है? 4/1 है। तो इस कॉम्बिनेशन पर फाइनली हम बोलेंगे कि कंज्यूमर किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। इससे के पहले कॉम्बिनेशंस पर अगर आप देखेंगे तो एमआरएस px अपॉन py के बराबर नहीं है। इस डी कॉम्बिनेशन के बाद के कॉम्बिनेशंस पर आप देखेंगे तो वहां पर भी एमआरएस px अपॉन py के बराबर नहीं है, बट पर्टिकुलरली एट दिस डी कॉम्बिनेशन द स्लोप ऑफ द बजट लाइन दैट इज px अपॉन py इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। हेंस दिस डी कॉम्बिनेशन विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात? तो आंसर में आपको करना कुछ नहीं है, आंसर में आपको ये शेड्यूल के साथ एमआरएस और बजट लाइन का पूरा स्लोप लिख लेना है हर कॉम्बिनेशन पर, फिर एक लाइन नीचे ऐड कर देनी है, एज ऑन डी कॉम्बिनेशन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन दैट इज 4/1 is equal to 4/1, that's why at D combination consumer is in equilibrium। ओके, लिख लेंगे क्या यहाँ पे छोटी सी लाइन खुद से? एक बार चैट पे रिप्लाई करके बता दो मुझे। आंसर में इस शेड्यूल के अंदर एमआरएस और px अपॉन py को ऐड करना है, उसके बाद सिर्फ इतना सा ही लिखना है कि डी कॉम्बिनेशन पर क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप बराबर है, दैट्स व्हाई ये डी कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। लिख लेंगे? चलिए, वेरी गुड। ओके, यहां पर ये जो पूरा चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो गया है। एक बहुत छोटी सी चीज बाकी है इस चैप्टर की, वो है, तो वैसे आप ऐसा बोल सकते हैं कि ना तो कार्डिनल अप्रोच का एग्जैक्ट कंसेप्ट है ना ही ऑर्डिनल अप्रोच का एग्जैक्ट कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें हम सेटिस्फैक्शन की बात ही नहीं करते हैं। तो वो जो छोटा सा टॉपिक है उसका भी मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, उसका भी आप आंसर यहाँ पर लिख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन मोनोटोनिक प्रेफरेंस। डिफाइन मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। डिफाइन मोनोटोनिक प्रेफरेंस। डिफाइन मोनोटोनिक प्रेफरेंस। आंसर लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, monotonic preference means that a rational consumer always prefers more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction. That a rational consumer always prefers more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction. फुल स्टॉप के बाद लिखिए आगे,
फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिए मोनोटोन प्रेफरेंसेस, मोनोटोन preferences essentially say that, ये मैंने स्क्रीन पे भी डाल दिया है तो आप देख के लिख सकते हो। मोनोटोन प्रेफरेंसेस monotone preferences essentially say that more is preferred to less. Monotone preferences essentially say that more is preferred to less. चलिए लिख लिया क्या सबने? डेफिनेशन को कंप्लीट करने के बाद रिप्लाई करना मुझे व्हेन इट्स डन। चलो डन, अनुष्का डन, ओके। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये छोटा सा कंसेप्ट क्या है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक बारी को सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ भूल जाओ मतलब सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा, पैसा कितना है, ये वो सारी चीजों को छोड़ दो। ऐसे सोचो कि आप कहीं पर गए हो और गुलाब जामुन और रसगुल्ले का कॉम्बिनेशन फ्री में उठाने को मिल रहा है, ठीक है ना? आपको फ्री में उठाने को मिल रहा है कि ले जाओ यहाँ से घर पे। अब एक ए कॉम्बिनेशन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ रसगुल्लों का और गुलाब जामुन का। इसमें 4 रसगुल्ले 10 गुलाब जामुन है। एक बी कॉम्बिनेशन में लिखता हूं, इसमें 5 रसगुल्ले और 10 गुलाब जामुन है। और एक सी कॉम्बिनेशन में लिखता हूं, इसमें इसके अंदर 6 रसगुल्ले और 12 गुलाब जामुन है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई खर्चे की बात नहीं है, ठीक है ना, कोई इनकम का चक्कर नहीं है। अब मुझे बताओ कि अगर ये तीनों कॉम्बिनेशंस आपको ऑप्शन में दे दिए जाए कि इन तीनों में से एक उठा के घर ले जाओ, तो मुझे बताओ कौन सा घर लेके आओगे आप? ऑब्वियसली सी कॉम्बिनेशन। जब कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को देख करके अपनी प्रेफरेंस शो करता है, जब कंज्यूमर क्या करता है, सिर्फ क्वांटिटी को देख करके अपनी प्रेफरेंस शो करता है, देन दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंस इज कॉल्ड एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो 4,10, 5,10 और जो लास्ट कॉम्बिनेशन मैंने लिखा है दैट इज 6,12। इन सब में से सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस में नजर आ रही है? सी में नजर आ रही है। सो दैट्स व्हाई कंज्यूमर सीधा सीधा क्या करेगा? सी कॉम्बिनेशन को उठा करके ले आएगा। Okay, so this type of preference is called as monotonic preference. I don't think कि ज्यादा रिक्वायरमेंट है ए बी और सी कॉम्बिनेशन को एज एन एग्जांपल लिखवाने की। आप लोगों को अच्छी तरह से याद रह ही जाएगा कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब जब कंज्यूमर ने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ क्वांटिटी देखी, जिसमें क्वांटिटी सबसे ज्यादा मिल रही है, सीधा सीधा वही कॉम्बिनेशन हम घर ले आए। ओके, तो यहाँ पर अब आपका ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। हमने अपने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश कर लिया, जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब आपको क्या करना है? कल इसका टेस्ट देना है, ठीक है? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, कैजुअली सब जने रिप्लाई करना। 5-7 मिनट में स्टार्ट कर लेंगे हम लोग अकाउंट्स की क्लास। सर अभी ज्वाइन होंगे क्योंकि देखो स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे मॉर्निंग बैच में भी एक आध स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि भाई स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो स्कूल स्टार्ट होने की वजह से मॉर्निंग की क्लास में प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या इवनिंग बैच जो है 7 to 9, एक बार अपन उसमें पढ़ के देखें? 7 to 9 में अर्णव के स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ भाई, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो। हाँ, वो तो संडे को है ना, मेरा टेस्ट तो सैटरडे को है मोहिन। मेरा टेस्ट तो कब है? सैटरडे को है। तो मुझे एक बात बताओ, मंडे से फॉर कंटिन्यूसली 7 days एक बार अपन इवनिंग वाले बैच में पढ़ के देखे 7 to 9। हाँ, 8 बजे क्लास है। हाँ अर्णव, तो कोई बात नहीं ना, वो स्टार्ट हो जाएगी क्लास, थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा चलता है यार, लेट होना। मोहिन इज ओके फॉर दैट। बाकियों से भी पूछ लेते हैं और बाकियों का क्या कहना है। अक्षिता, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? चार्वी ऑल्सो सेज ओके, ठीक है। काजल ओके, रवि सेज नो प्रॉब्लम। अक्षिता एंड अनुश्री, अनुष्का सॉरी, अनुष्का को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अक्षिता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वेरी गुड। देखिए, जो मीटिंग लिंक आपको भी भेजा हुआ है, यही मीटिंग लिंक इवनिंग के लिए भी काम करेगा, ठीक है? ये मेरा पर्सनल मीटिंग रूम का लिंक है। तो कल तो आप लोगों को इसी टाइम पर आना है, ठीक है ना? कल टेस्ट देने के लिए आपको सेम टाइम पर ही ज्वाइन होना है। मंडे ऑनवर्ड से
ये वाला पूरा बैच हम इवनिंग टाइम पर शिफ्ट करेंगे। इवनिंग में 7 बजे क्लास लगेगी। बस 2 बातों का ध्यान रखना कि आपका जो डेटा है वो आपको पूरा का पूरा स्कूल की क्लासेस में खर्च नहीं कर देना है, वरना अपने लिए नहीं बचेगा। देखो स्कूल में मैं आपको ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि स्कूल में अगर आप क्लासेस अटेंड करते हो एंड इफ यू फाइंड दैट कि यार कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, जो हम कोचिंग पे पढ़ रहे हैं उसी से हमें अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ढंग से स्कूल की क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज्वाइन होकर के आफ्टरवर्ड उसको लीव कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं स्कूल में कि सर वो डेटा की प्रॉब्लम थी या फिर हम डिस्कनेक्ट हो गए, तो इसीलिए आपको मुझे नहीं लगता अटेंडेंस का कोई चक्कर पड़ेगा। आई जस्ट वांट टू से यू दैट कि आप डेटा आप अपना बचा के रखना ताकि इवनिंग क्लास में वो यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है अर्णव, आप भी सेम चीज का ध्यान रखना अर्णव। अगर आपको लगता है ना कि नहीं यार इतना अच्छा मजा नहीं आ रहा है स्कूल की क्लासेस में, तो यू कैन लीव दैट, आप उसे लीव कर सकते हैं। ठीक है, सब जने इस चीज का ध्यान रखना कि मंडे ऑनवर्ड्स हम इवनिंग वाले बैच में आएंगे, तो इवनिंग वाले बैच में जो आपकी क्लास है वो 7 बजे से लगेगी। डेटा आपको बचा के रखना है। ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि कैसे आप अपना डेटा बचा करके रख सकते हो। ठीक है, हाँ अगर आपको अच्छे से कुछ समझ में आ रहा है स्कूल की क्लास में तो गो फॉर दैट क्लास, उस क्लास को आप ढंग से पढ़िए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, डेटा भी फालतू खर्च हो रहा है, तो फिर आप कोचिंग की क्लास के लिए डेटा बचा करके रखिएगा। ओके, कल तो आपको सेम टाइम पर ही ज्वाइन होना है और सेम टाइम पर ही हम लोग जो है फर्दर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर किसी को? ओके, मैं एक बार रितेश सर से भी इस बारे में बात कर लेता हूँ। पूरा का पूरा बैच ही हम इवनिंग में शिफ्ट कर लेंगे, तो दैट विल बी ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच। कल तो इसी टाइम पे आके सुबह 7 बजे आके ही पेपर देना है।